हेलो नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते होंगे कि आप लोग सही होंगे और सुरक्षित अपने घरों में रज़ाई का आनंद ले रहे होंगे और साथ ही साथ आने वाले सक्षमता परीक्षाओं को और साथ ही साथ विशेषकर उन अभ्यर्थियों को जो जीडी 2024 में इस बार भाग ले रहे हैं उनके लिए मैं विशेष कक्षा लेके आया हूं और साथ ही साथ उन सभी परीक्षाओं के लिए जो अदर कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए जो सही होते हैं उनके लिए मैं आज प्रश्न लेके आया हूं। जरा देखते हैं वह प्रश्न कौन सा है ना। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के अनुसार। तो कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा, है ना दोस्तों। और यहां पर से एक बात और मैं अपना कह रहा हूं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इसी क्वेट्स के साथ हम लोग अब अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखते हैं पहला यह प्रश्न क्या है। और यह जो मैंने प्रश्न लिया है यह एसएससी जीडी के लिए स्पेशल यह प्रश्न है और साथ ही साथ इसी प्रश्नों के अनुसार यही प्रश्नों के तर्ज पर हमारा सक्षमता परीक्षा भी लिया जाता है। तो आइए हम दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्या कहता है और धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा कलम ले रहा हूं और देख रहा हूं कि क्या क्या चीज करना है। तो दोस्तों देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। तो प्रश्न कहा, सबसे पहला प्रश्न आता है कि पहला प्रश्न आया कि मोहिनी अट्टम। पहला प्रश्न क्या कहा दोस्तों? तो मोहिनी अट्टम क्या कह रहा है कि मोहिनी अट्टम एक प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लासिकल डांस के बारे में यहां पूछा जा रहा है। तो क्लासिकल नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है और वह क्लासिकल नृत्य किसके बारे में? तो मोहिनी अट्टम के बारे में कहा जा रहा है। तो कहा कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का यह क्लासिकल नृत्य अर्थात शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको पता है कि यह शास्त्रीय नृत्य किसका होगा? तो केरल का होगा। किसका होगा दोस्तों? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? तो मोहिनी अट्टम नाम है। चलिए दोस्तों अब दूसरे प्रश्नों की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है पंडित राम नारायण का संबंध। क्या कहा दोस्तों? कि पंडित राम नारायण का संबंध, पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो कहा किस वाद्य यंत्र से है और कौन सा है? तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वह है सारंगी। कौन सा वाद्य यंत्र है? तो वह वाद्य यंत्र है सारंगी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहा कि बोनालू त्योहार। क्या कहा? बोनालू त्योहार या उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो एक त्योहार है जिसका नाम है बोनालू उत्सव या बोनालू त्योहार। कहां पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तेलंगाना में, है ना दोस्तों। तो कहां मनाया जाता है? तेलंगाना में। खासकर वहीं पर आपको पूछ देगा कि तेलंगाना का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार या महोत्सव कौन हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण त्योहार या महोत्सव कौन हो सकता है? तेलंगाना का सबसे महत्वपूर्ण, जो बार बार क्वेश्चन में पूछता है तो अगर पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं वह क्या हो जाएगा। तो तेलंगाना का सबसे, तो इसका होता है पोंगल। क्या होता है? पोंगल। पोंगल जो होता है अभी जस्ट आपने बनाया होगा। पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो कहाँ का महोत्सव या त्योहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। किसका? तमिलनाडु का यह त्योहार है। कहाँ का? तो तमिलनाडु का यह त्योहार है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा था? तो क्वेश्चन कहा था बोनालू उत्सव। क्या कहा? बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो वह तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना, और तेलंगाना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो पोंगल। कौन सा? पोंगल एक पर्व मनाया जाता है। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहा रमप्पा मंदिर। क्या कहा? कि रमप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? रमप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो रमप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो वह भोलेनाथ शिव जी को समर्पित है। किसको? भोलेनाथ शिव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो भोलेनाथ शिव जी को समर्पित है। फिर देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न कहा द ब्लू अम्ब्रेला। क्या कहा? द ब्लू अम्ब्रेला किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम क्या है? द ब्लू अम्ब्रेला। किसकी पुस्तक का नाम है? तो द ब्लू अम्ब्रेला किसकी पुस्तक का नाम है? तो रस्किन बॉन्ड। क्या कहा? रस्किन बॉन्ड के नाम का है। फिर बात देखते हैं 2011। क्या कहा? 2011 विश्व कप फाइनल मैच में कौन मैन ऑफ द मैच बना था?
क्या कहा? जब 2011 का जब वर्ल्ड कप हो रखा था, क्या जब 2011 का वर्ल्ड कप हो रखा था तब उस समय वन ऑफ द मैच कौन था? तो आप बता सकते हैं तो कौन था? तो महेंद्र सिंह धोनी था। कौन था? महेंद्र सिंह धोनी, जिसको हम लोग MSD के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? MSD, महेंद्र सिंह धोनी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगला प्रश्न। कहा अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 और यही अनुच्छेद भाग 4 के संविधान के अंतर्गत आता। क्या? अनुच्छेद 12 से 4 नहीं, भाग 3। किसके बारे में? भाग 3 के बारे में। भाग 3 में यह अनुच्छेद आता है। तो अनुच्छेद 12 से जो 35 है संविधान के किस भाग में आता है? तो वह भाग कौन सा हो जाएगा? तो भाग 3 हो जाएगा। कौन? भाग 3। वहीं पर पूछ देगा कि भाग 4 के अंतर्गत कौन कौन से कहां से कहां तक आर्टिकल आता है? तो भाग 4 के लेकर अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। कहां? 35 से लेकर 51 तक, जिसके क्या होते हैं? DPSP। क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं, है ना। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है कि मलिक गफूर, क्या कहा? मलिक काफूर किस शासक का गुलाम सेनापति था? किस शासक का? मलिक काफूर किस शासन का गुलाम सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। गफूर जो शासक था, जो गुलाम था, वह किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का वह था। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न चलते हैं। तो क्या कहा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या कहा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या कह रहा है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिट्टन। लिट्टी खाना है किसे? लॉर्ड के द्वारा। कब? तो 1878 ईस्वी के समय। कब? 1878 ईस्वी के समय। फिर बात करते हैं कि 2011 में, कब? जब बात चल रही है 2011 की। कब की बात चल रही है? 2011 की। तो कहा दशकीय वृद्धि दर वाला। तो 2011 में तो दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? दशक मतलब 10 सालों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो कहा दशकीय वृद्धि 2011 के अनुसार कितना था? तो 17.7। क्या कहा? कि 17.7% का दशकीय वृद्धि रहा। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आपके लिए VBI है। यह प्रश्न आपके लिए VBI बनता है कि 2011 में दशकीय वृद्धि दर वाला कितनी थी? तो 17.7 था। कितना था? 17.7 था। दोस्तों अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? घबराना नहीं है दोस्तों, अब धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं आगे की ओर। घबराना नहीं है, सिर्फ आप इसे एक बार देख ले। और मैं यह दावा करता हूं आपसे कि यह प्रश्न में कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन तो आराम से इन सभी प्रश्नों में से 2 क्वेश्चन तो आपको नंबर दिला के ही जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला 2 नंबर का प्रश्न। आइए दोस्तों अब चलते हैं 4th। क्या कहा? पंचवर्षीय योजना के बारे में कहा। किसके बारे में? तो पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान के बारे में कह रहा है। क्या? 5 ईयर प्लान के बारे में कह रहा है। तो 5 ईयर के बारे में, तो कौन सा 5 ईयर प्लान कह रहा है? कि चौथा 5 ईयर प्लान। कैसा? चौथा 5 ईयर प्लान का कार्यकाल क्या था? तो 1969 से लेकर 1974 के बीच, 1969 से लेकर 1974 के बीच क्या हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना हुआ था। अच्छा, आपसे हम दोस्त कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? यह चीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। चलिए अब दोस्तों चलते हैं। क्या कहा? थाबा महोत्सव। क्या कह रहा है बाबू? कि थाबा उत्सव या थाबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य में थाबा उत्सव कहां मनाया जाता है? तो मंदार पर्वत पर। कहां पर? मंदार पर्वत, अर्थात वह बिहार में मनाया जाता है। कहां पर? बिहार का यह उत्सव मनाया जाता है, जो कि थाबा, क्या कहते हैं इसको? थाबा के बारे में बात करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि विरासत पोर्टल। क्या कहा? कि विरासत पोर्टल। क्या कह रहा है दोस्तों? कि विरासत पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, या फिर विरासत जो पोर्टल है किस मंत्रालय ने जारी किया? तो वह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के द्वारा। कौन सा पोर्टल? तो पोर्टल का नाम है विरासत पोर्टल। क्या कहा? विरासत पोर्टल किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 भारत ने किसे हराकर जीती? भारत जो
पुरुष हॉकी की जो टीम थी, भारतीय पुरुष हॉकी की जो भारतीय हॉकी पुरुष की जो टीम थी, किसको हराकर उन्होंने खिताब जीता? तो मलेशिया का टीम था। किसका टीम था? तो मलेशिया को हराकर भारत का पुरुष हॉकी टीम 2023 किसको हराकर? तो मलेशिया को हराकर भारत ने जीता। कब? 2023 में। आइए बात करते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। इसको मैं इससे पहले ऊपर कर ले रहा हूं, है ना। जरा दोस्तों घबराना नहीं है, जरा देखते चलना है। सिर्फ एक बार इसे आप देख ले, मैं समझता हूं कि आपको यह प्रश्न आपका हो जाएगा फिर। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। अगला प्रश्न कहा, पंडित रविशंकर, क्या कहा? पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला? एक पंडित रविशंकर थे जो बनारस घराने से थे। किस घराने से थे? तो पंडित रविशंकर बनारस घराने से थे और इनको 1999 में कौन सा रत्न? भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित रविशंकर को 1999 में, जो कि बनारस घराने से बिलोंग किया करते थे, उनको कौन? 1999 में भारत रत्न मिला था। और पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? तो क्या थे? वह सितार वादक थे। कौन थे वह? सितार बजाने का काम किया करते थे। तो वह कौन थे? सितार वादक थे। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न क्या कहता है। पोर्टलाई पोशाक का प्रयोग, क्या कहा? एक पोर्टलाई पोशाक होता है, पहनने वाला एक ऐसा वस्त्र जो किसी विशेष फंक्शन में ही पहना जाता है, तो उस पोशाक का नाम है पोर्टलाई। क्या कहा? पोर्टलाई एक पोशाक होता है, उसका प्रयोग किस कहां पर? तो मणिपुरी नृत्य में किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में कौन सा पोशाक किया जाता है? तो पोर्टलाई पोशाक। कौन सा पोशाक? तो पोर्टलाई पोशाक। कहां पर? तो मणिपुर में मनाया जाता है ना दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं, मलय किस देश की राज्य भाषा है? क्या कहा? मलय। मलय एक भाषा है, मलय, जो कि किस देश की राजभाषा है? तो ब्रुनेई। कौन सा देश? देश ब्रुनेई। आपको यहां पर दोस्त आपसे पूछ रहे हैं कि ब्रुनेई की राजधानी कहां है। जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रुनेई की राजधानी कहां है। और यहां पर इसलिए एक प्रश्न पूछा कि ब्रुनेई में कैसी राजभाषा है? तो मलई। कैसी राजभाषा है? मलई राजभाषा। कहां पर? तो ब्रुनेई में है। बात करते हैं अगला प्रश्न कहता है सनबर्न महोत्सव। क्या कहा? सनबर्न महोत्सव। सनबर्न महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह राज्य है गोवा। वह क्या राज्य है? गोवा। किसका? गोवा वह राज्य है। बात करते हैं, अच्छा यहीं से एक क्वेश्चन पूछेगा कि गोवा में जो एयरपोर्ट बना है उस एयरपोर्ट का क्या नाम है? यह प्रश्न जरा आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गोवा के एयरपोर्ट का क्या नाम है ना। आइए बात करते हैं शेख चिन्नामोला। क्या कहा? शेख चिन्नामोला का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो किस वाद्य यंत्र? शेख चिन्नामोला का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो नाद स्वरम। क्या कहा? नाद स्वरम यंत्र से था। किससे? नाद स्वरम यंत्र से। किसका? तो शेख चिन्नामोला का संबंध था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। तो गोसमारा राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहा? गोसमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो गोसमारा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। आप बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम था? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम था या क्या नाम है, उसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम था। और वहां की जो सीएम है अभी किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? क्या वहां की जो सीएम है जिसका नाम है ममता बनर्जी, किस पार्टी से बिलोंग करती है? यह प्रश्न हमको आप कमेंट बॉक्स में जरा बताएंगे। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के लिए, क्या कहा कि भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक रजत किसने जीता? या ओलंपिक रजत पदक किसने जीता? तो किसने जीता? राज्यवर्धन राठौर। किसने जीता? राज्यवर्धन राठौर। किसने जीता? राज्यवर्धन राठौर के द्वारा जीता गया। कौन? राज्यवर्धन राठौर के द्वारा जीता गया, जो कि भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक में रजत पदक था। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं और यहीं पर पूछा जाता है कि स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? नीरज चोपड़ा। किसने? जिसने भाला फेंक में, किसमें? भाला फेंक में इन्होंने क्या जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। जिनका क्या नाम है? जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम से संबंधित है? तो बलात् श्रम का संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है 23। वह कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 23, जो कि बलात् श्रम से संबंधित अनुच्छेद है। कौन? अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23 किससे?
बलात् श्रम निषेध के लिए कहता है, बलात् श्रम निषेध के लिए कहता है। किसके लिए? बलात् श्रम निषेध की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 23। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे कि बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। आइए दोस्तों अब अगला प्रश्न कि विजय स्तंभ की लंबाई कितनी है? विजय स्तंभ की लंबाई तो 37.1 या 37.19 या कह सकते हो 37.19 मीटर या कह सकते हो 122 फीट या फिर 122 फीट। कौन? 37.9 मीटर में पूछे तो आप मीटर में जवाब दे सकते हो, अगर फीट में पूछे तो फीट में जवाब दे सकते हो। तो मीटर में पूछे तो 37.19 मीटर और वहीं पर पूछ दे फीट में तो फीट में क्या जवाब दे सकते हो? 122 फीट जवाब दे सकते हो। चलिए अब दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। कहा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, क्या कहा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया और 1784 ईस्वी में किया गया। कहां पर? मतलब 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसका? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। किसकी स्थापना? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहा कि गिरनार किस राज्य में सबसे ऊंची शिखर है? क्या कहा? गिरनार किस राज्य की सबसे ऊंची शिखर है? तो यह गिरनार कहां? तो गिरनार गुजरात में। गिरनार कहां पाया जाता है? तो गिरनार गुजरात में पाया जाता है। कहां पर? गुजरात में पाया जाता है। गौ से याद रखेंगे, गौ से गिरनार और गौ से गुजरात। गिरनार जो सबसे जो ऊंची चोटी होती है वह किस राज्य में? तो गुजरात में पाया जाता है। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो कहा कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष का क्या नाम था? नीति आयोग, NITI, नीति है ना। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगरिया। कौन है? अरविंद पनगरिया। कौन? अरविंद पनगरिया जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का मतलब CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अरविंद पनगरिया। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। उससे पहले मैं स्लाइड ऊपर ले रहा हूं, जरा देखिएगा आप लोग भी। अब जनगणना से प्रश्न दिया है कि जनगणना 2011, अभी तो 2011 जनगणना चल रही है ना, तो इसीलिए 2011 जनगणना से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो जनगणना 2011 से प्रश्न क्या पूछा कि भारत की महिला का साक्षरता दर कितना है? कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाओं का साक्षरता दर है? तो वह है 65.46, 65.46% महिला साक्षर है ना दोस्तों। अब बात करते हैं अगला प्रश्न। कहा NPCI, क्या कह रहा है? NPCI की स्थापना तो 2008 में। NPCI की स्थापना कब हुई? तो NPCI की स्थापना 2008 में हुई है। कितना कब हुई? 2008 में हुई है। चलिए बात करते हैं रामागुंडम NTPC। क्या कहा? रामागुंडम NTPC। NTPC कहां? तो रामागुंडम में। कहां पर? NTPC कहां? तो रामागुंडम में जो है उसका परियोजना मुख्यमंत्री द्वारा कहां लॉन्च किया गया? तो यह कहां लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना में। कहां पर? तो तेलंगाना में लॉन्च किया गया। तो रामागुंडम नाम से स्पष्ट लग रहा है वह क्या है कि तमिलनाडु, केरल, इसी सब तरफ का साइड का यह चीज मिलता है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि रामागुंडम NTPC परियोजना जो मुख्यमंत्री कहां पर लॉन्च किया गया? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए बात करते हैं अब अरुणा मोहंती का संबंध किस नृत्य से है? क्या क्वेश्चन कहा कि अरुणा मोहंती, क्या कहा? अरुणा मोहंती किस का संबंध किस नृत्य से है? तो नृत्य है ओडिसी नृत्य से। कहां? ओडिसी। और ओडिसी नृत्य कहां किया जाता है? तो ओडिसी नृत्य कहां किया जाता है? तो यह ओडिशा में किया जाता है। कहां पर? ओडिशा में ओडिसी नृत्य किया जाता है। और इसकी सबसे फेमस डांसर क्या नाम है? अरुणा मोहंती। क्या नाम है? अरुणा मोहंती। क्या नाम है? अरुणा मोहंती।
है ना दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो कहा गांधी बिफोर इंडिया, क्या कहा, गांधी बिफोर इंडिया जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया, तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। एक पुस्तक है जिसका नाम है गांधी बिफोर इंडिया। गांधी बिफोर इंडिया जो पुस्तक है वह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है जरा देखेंगे। अगला प्रश्न कहा क्या कहता जरा देख लेंगे हम लोग दोस्तों। तो अगला प्रश्न कहा कि पोहेला, क्या कहा, पोहेला बोईशाखा, क्या नाम है, नाम से स्पष्ट है, पोहेला बोईशाखा। बोलने से स्पष्ट लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोग बंगाली में बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है कि बंगाली में बात कर रहे हैं। कैसे, तो बंगाली लोग भी ऐसी बात करते हैं, किसी भी चीज को मिचमिचा के बात करते हैं, उस तरीके से बात करते हैं। तो यहां पर कहा पोहेला बोईशाखा, क्या कर रहा है, पोहेला बोईशाखा, अर्थात किस राज्य का नववर्ष है, तो क्या है, तो वह पश्चिम बंगाल का, क्या है, पश्चिम बंगाल का। तो अभी जस्ट आपसे प्रश्न मैंने पूछा था कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का क्या नाम है, इसका जरा कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। और यह भी मैंने बोला था कि आपको कमेंट में जवाब देना है कि पश्चिम बंगाल में जो जिसकी सरकारें हैं वह किसकी सरकारें हैं, अर्थात ममता बनर्जी की कौन सी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी का क्या नाम है, यह चीज आपको बताना है। आइए दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कहा महाभारत रथ मंदिर किस राज्यों में है, कहा कि महाभारत रथ मंदिर किस राज्यों में है, तो यह है तमिलनाडु में। कहां पर है, तो महाभारत रथ मंदिर कहां पर है, तो तमिलनाडु में है। दोस्तों अब चलते हैं अगला प्रश्न। कहा मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध, क्या कहा कि मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध, मूर्ति देवी जो पुरस्कार का संबंध किससे संबंधित है, तो साहित्य से संबंधित है। किससे, साहित्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित है। कौन, मूर्ति देवी। आइए बात करते हैं विकास महाराज का संबंध, क्या कहा, विकास महाराज का संबंध किस क्षेत्र से है, तो वह सरोद वादक यंत्र से है। किससे, सरोद से है। किससे, सरोद से है। बात करते हैं सरोद। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि लंबाई किस राज्य का नृत्य है, लंबाड़ी, सॉरी लंबाड़ी, हमने कहा लंबाड़ी, लंबाड़ी, कैसा, लंबाड़ी, क्या कहा, लंबाड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों का नृत्य है जिसका नाम है लंबाड़ी। लंबाड़ी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों का यह नृत्य है जिसका नाम है लंबाड़ी। दोस्तों अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आता है, अर्थात किसके तहत रीट जारी करता है, किसके तहत, तो सुप्रीम कोर्ट किसके तहत रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। सुप्रीम कोर्ट किस रीट के तहत अपना रीट जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 32। यहां पर हम दोस्तों आपसे सवाल करेंगे कि जब यह अपने कहा सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट किसके जरिए रीट जारी करता है, बता सकते हैं हाई कोर्ट। इसका प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, है ना। फिर कहा देव समाज की स्थापना, क्या कहा, देव समाज की स्थापना किसने की, तो देव समाज की स्थापना देव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। देव नारायण समाज की स्थापना देव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया। अब दोस्तों अब चलते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना पश्चिम बंगाल में किया गया और 1828 में किया गया। 1828 में किया गया। फिर से आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो इसका प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। चलिए अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील पर है, किस झील पर है, दुनिया का पहला तैरता हुआ झील किस झील पर है, सॉरी दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील पर है, तो डल झील पर है। और यह आपको प्रश्न बताना है कि डल झील किस राज्य में है, यह प्रश्न आपको बताना है कि डल झील किस राज्य में है। और डल झील पे के ऊपर क्या है कि दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है, कहां पर, तो डल झील में। और डल झील कहां है, यह चीज आपको बताना है कि किस राज्य में डल झील पाया जाता है। बात करते हैं भारत में हरित क्रांति का प्रणेता या हरित क्रांति का नेता कौन, किसको माना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का नेता या हरित क्रांति का पिता किसको मानते हैं, तो पिता है एमएस स्वामीनाथन। क्या कहा, एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अब दोस्तों यहां से भी आपसे प्रश्न बनता है, खैर यह मैं प्रश्न आपको बाद में बताऊंगा, यह प्रश्न मैंने क्या कहा। चलिए आपसे पूछ लेते हैं कि श्वेत क्रांति का, भारतीय श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं, श्वेत, यह प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में जवाब करना है। श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक किसको माना जाता है। और दुग्ध दिवस, यहां से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, है ना दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। मनाया जाता
है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं कि डॉलर बहु पुस्तक, क्या कहा, डॉलर बहु पुस्तक किसकी है, तो डॉलर बहु पुस्तक सुधा मूर्ति की पुस्तक का क्या नाम है, डॉलर बहु। क्या डॉलर बहु किसकी पुस्तक है, तो सुधा मूर्ति की पुस्तक है। सुधा मूर्ति की पुस्तक का क्या नाम है, डॉलर बहु। सुधा मूर्ति की पुस्तक का क्या नाम है, डॉलर बहु। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्यों में है। भारत का सबसे पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्यों में है, तो जल विश्वविद्यालय हमीरपुर क्या कहा, हमीरपुर में। कहां पर है, हमीरपुर में है। और हमीरपुर कहां है, तो यह यूपी में है। कहां है, तो यह यूपी में है। कौन सा, तो भारत का सबसे पहला जल विश्वविद्यालय कहां पर है, भारत का सबसे पहला जल विश्वविद्यालय कहां है, तो यूपी में। यूपी में कहां है, तो हमीरपुर में है। कहां पर, हमीरपुर। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्य शहर, यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया, तो कोडिकोच को। किसे घोषित किया गया, यह होगा इसका आंसर कोडिकोच। क्या, कोडिकोच को। यूनेस्को द्वारा देश का सबसे पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया, कोडिकोच को घोषित किया गया। चलिए दोस्तों अगर अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं तो सरस्वती सेन का संबंध, क्या कहा, सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक। किससे, कथक, है ना। सरस्वती, अच्छा यहां पर से यह प्रश्न पूछता है तो सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है, तो कथक। आपसे पूछेंगे कि कथक कहां का फेमस नृत्य है, कहां का शास्त्रीय नृत्य है, कथक कहां का, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए बात करते हैं श्री विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। कहा कि श्री विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में। और कर्नाटक में कौन सा महोत्सव होता है, तो कर्नाटक में कौन सा महोत्सव होता है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि वह कर्नाटक में कौन सा, तो कंबाला। कौन सा, कंबाला, है ना। भैंसों की यहां पर दौड़ करवाई जाती है। कहां पर, भैंसों की दौड़ करवाई जाती है, उसी को कहते हैं कंबाला दौड़। चलिए बात करते हैं रामनवमी त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है। रामनवमी का त्योहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है, तो चैत्र माह में। कब, चैत्र माह में मनाया जाता है। राम आएंगे, है ना। अभी सबसे बड़ा मुद्दा चला हुआ है कि राम आएंगे, है ना। और राम आएंगे अर्थात 22 जनवरी को आप लोग भी जानते हैं कि रामलला का जो मंदिर है उस मंदिर में आप लोग सभी को, हम लोग भी चल रहे हैं कहां पर, राम मंदिर के उद्घाटन में। ठीक है दोस्तों, तो आप भी जरूर जाइएगा और अपने घरों में दिए जलाने हैं, अपने घरों में दिए जलाने हैं, है ना। चलिए दोस्तों अब चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, रमेश चंद्र जोशी, क्या कहा, रमेश चंद्र जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वह वाद्य यंत्र कौन सा है, तो पखावाज। क्या, पखावाज। कौन सा, पखावज। जो या वाद्य यंत्र है वह उसका उस वाद्य यंत्र का संबंध कौन से व्यक्ति से है, तो रमेश चंद्र जोशी। रमेश चंद्र जोशी का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वह पखावज। कौन सा यंत्र है, पखावज यंत्र है। फिर बात करते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो बता सकते हैं आप सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में, कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में कहा गया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति को मूल कर्तव्य की दृष्टि से जोड़कर रखा गया, और यह 12 है। सॉरी टू इंटरप्टेड किया, ऐसा हो गया। चलिए देखते हैं दोस्तों अब अगला क्या है, जरा 1 मिनट